प्रणाम सभी को। आज हम इस भाग में सीमांत लागत तथा औसत लागत में संबंध को समझेंगे। सीमांत लागत तथा औसत लागत में क्या संबंध है? तो निम्नलिखित संबंध है। नंबर 1, दोनों की गणना, सीमांत लागत तथा औसत लागत दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। उत्पादन की कुल लागत के द्वारा ही सीमांत लागत और औसत लागत की गणना होगी कि औसत कितना लगेगा और प्रत्येक इकाई से में सीमांत लागत कितनी लगेगी। ये दोनों की जो गणना है कुल लागत में की जाएगी। अब औसत लागत बराबरी से कुल लागत अपान कुल उत्पादन। कुल लागत में कुल जो उत्पादन होगा उसका भाग दे देंगे, औसत लागत निकल जाएगी। सीमांत लागत निकालने के लिए कुल लागत में परिवर्तन में उत्पादन मात्रा में परिवर्तन का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगी? सीमांत लागत। चित्र द्वारा भी समझाया गया है। यहाँ OX पर आउटपुट आएगा इसका और OY पर कॉस्ट कीमत। तो यहाँ पर दिखाया गया है OX पर OQ जो मात्रा रहेगी, OQ मात्रा पर कीमत कितनी रहेगी? यहाँ पर ये E बिंदु है ना, यहाँ काट रहे हैं इसको, तो उस समय कीमत ये रहेगी। इस कीमत पर MC वक्र, MC वक्र कौन सा है? सीमांत वक्र। और AC औसत लागत, औसत लागत वक्र, और MC सीमांत लागत वक्र। तो सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र ये जब इस बिंदु पर काटते हैं तब बिंदु N K प्राप्त होता है। तो इसको समझेंगे। नंबर 2, औसत लागत में जब AC वक्र गिरता है, ये AC वक्र नीचे आएगा, गिरेगा, तब MC वक्र एक सीमा तक गिरता है। औसत लागत गिरेगी तो सीमांत लागत भी गिरेगी, परंतु कुछ सीमा तक। किंतु एक अवस्था के बाद MC वक्र बढ़ना आरंभ हो जाता है। यद्यपि AC वक्र गिरता रहता है। इस प्रकार घटती औसत लागत की दशा में MC सदैव औसत लागत से कम होती है, अर्थात MC छोटा है AC से। MC सदैव कम गिर रहा है, किससे? औसत लागत से। तीसरा, जब AC न्यूनतम होगा तब AC वक्र को नीचे से काटता है। AC न्यूनतम जब होगा तब MC वक्र यहाँ ऊपर से काटेगा कि नीचे से? नीचे से काटता है। MC वक्र को नीचे से काटता है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। यहाँ दिया हुआ है MC बराबर से AC। चौथा, जब AC बढ़ता है तो MC वक्र AC से ऊपर होता है। MC बढ़ता है तब AC ऊपर होता है, एवं साथ ही साथ AC वक्र से तीव्र गति से बढ़ता है। अर्थात यहाँ दिया है MC तीव्र गति से बढ़ता है AC से। ये देखिए यहाँ बीच में न काट करके यहाँ नीचे काट रहा है।
जब AC बढ़ता है तो MC वक्र AC के ऊपर होता है। AC बढ़ता है तो MC वक्र AC के ऊपर होगा एवं साथ ही साथ AC वक्र से तीव्र गति से बढ़ता है, अर्थात MC बढ़ेगा AC से। उपयुक्त चित्र 17 में AC एवं MC वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। AC वक्र बिंदु A तक गिरता है और इस दशा में MC कम बना रहता है AC से। AC के गिरने की दशा में MC अधिक तेजी से नीचे गिरता है। AC के न्यूनतम बिंदु A पर MC उसे नीचे से काटता है। A बिंदु से AC बढ़ना आरंभ करती है और बिंदु A के बाद MC अधिक तेजी से बढ़ती है। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो बिंदु दिया है, नियम की परिभाषा, दूसरा है नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, तीसरा नियम के अपवाद। तो पूर्ति के नियम की परिभाषा। पूर्ति नियम की परिभाषा में उत्पादक सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तु को दी गई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी तथा वस्तु की कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। इस प्रकार वस्तु कीमत तथा वस्तु पूर्ति में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध होता है। कीमत में तथा पूर्ति में कैसा संबंध होगा? प्रत्यक्ष संबंध होगा, क्योंकि कीमत जब बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत जब कम होगी तो पूर्ति घटेगी। फलन के रूप में S जो है पूर्ति है, यहाँ F कोष्ठक में P प्राइस कीमत। जहाँ S वस्तु की पूर्ति तथा P वस्तु की कीमत है, वस्तु का पूर्ति फलन F क्या है? पूर्ति फलन वस्तु तथा उसकी कीमत के मध्य सीधा संबंध स्पष्ट करता है। दूसरा है पूर्ति के नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो पूर्ति नियम की व्याख्या पूर्ति तालिका व पूर्ति वक्र द्वारा की जा सकती है। पूर्ति तालिका तथा पूर्ति वक्र के द्वारा। पूर्ति तालिका एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति से संबंध को स्पष्ट करती है। देखते हैं पूर्ति तालिका, यहाँ दिया गया है प्रति इकाई कीमत 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पूर्ति की मात्रा दी गई है। तो हम देख रहे हैं जब प्रति इकाई कीमत 1 होती है तब पूर्ति की मात्रा 2 होती है। जब कीमत 2 हो जाती है तब पूर्ति की मात्रा 7 हो जाती है। जब कीमत 3 रुपये उस समय 11 रुपये, 4 रुपये होती है उस समय 14 रुपये, 5 रुपये होती है उस समय कीमत 16 रुपये हो जाती है। देखने में आया तालिका से कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति भी बढ़ते चली जाती है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ने लगती है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कीमत बढ़ने के साथ साथ लाभ के अधिकतम प्राप्त होने की संभावना से वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अग्र रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और y अक्ष पर वस्तु की कीमत, देखिए वो x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और वो y अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर पूर्ति वक्र SS, यह पूर्ति वक्र SS का निर्माण किया जा सकता है। यह वक्र बाएं से दाएं
ऊपर की ओर जाता है। इधर से इधर बाएं से दाएं की ओर, ऊपर की ओर इस प्रकार जाएगा। इसका आशय यह है कि उत्पादक अधिकतम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की पूर्ति करेगा एवं कम कीमत पर कम मात्रा की पूर्ति करेगा। जैसी जैसी कीमत बढ़ेगी उसका महत्व बढ़ते जाता है, और महत्व जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे और अधिक पूर्ति उसकी होते चली जाती है, और महत्व कम हुआ तो वैसी वैसी पूर्ति कम होते चली। यहाँ देखने में आ रहा है OX पर जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है, उस समय पर हम देख रहे हैं यहाँ पूर्ति 2 है। जिस समय कीमत 2 हो गई उस समय पूर्ति बढ़ कर के यहाँ आ गई तालिका के अनुसार 7 पर। अब जब कीमत बढ़कर के 3 रुपये हो गई, कीमत बढ़कर 3 रुपये हुई तो यहाँ पूर्ति 11 आ गई, और जब कीमत बढ़कर के 5 रुपये 4 रुपये हो गई तो 4 रुपये हुई, तब 14 पर आ गई, ये 14 पर। और जब देखने में आया कि 5 रुपये कीमत हो गई तब पूर्ति बढ़ कर के 16 पर आ गई। तो इस प्रकार से यह वक्र बढ़ते चला गया। पूर्ति के नियम के अपवाद। कब पूर्ति का नियम माने जो है अपवादी हो जाता है? पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध बताता है, किंतु कुछ वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते। ऐसी दशा में पूर्ति के नियम का अपवाद कहा जाता है। पूर्ति के नियम के प्रमुख अपवाद निम्न हैं। पहला, कृषि वस्तुओं पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। अनेक प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति को अनिवार्य रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि एकाएक फसल निकल के पक कर के बाज़ार में नहीं पहुंच सकती, एकाएक नहीं पहुंचा सकता। तुरंत दूध लग रहा है तो एकदम से दूध की पूर्ति नहीं की जा सकती, उसको समय लगता है। नाशवान वस्तुओं, ये दूसरा दिया हुआ है, नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि विक्रेता वस्तु के नष्ट होने के भय से प्रायः कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत कर देता है। नाशवान वस्तुओं पर भी दूध है, अंडा है, मांस है, ये नाशवान है। कम कीमत रहेगी तब भी वस्तु की पूर्ति जो है वो बढ़ा देगा, क्योंकि नष्ट हो जाने। तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम लागू नहीं होता। इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है और इन वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि होने पर भी इनकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता। अगला प्रश्न, उत्पादन कार्य क्या है? उत्पादन कार्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो उत्पादन कार्य को समझ लेते हैं। अगले PDF में समझेंगे इसे, क्योंकि मिनट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रणाम सभी को। तो आज का गृह कार्य यही है कि पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए। पूर्ति नियम के अपवाद याद करना है आपको। धन्यवाद।